मैं अभी एक सरकारी अस्पताल के बड़े से कमरे में लोहे के एक बेड पर लेटी थी। उस कमरे में और भी दूसरे मरीज़ थे। सुबह हो गई थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आज उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं पिछले 5 दिनों से इसी अस्पताल में भर्ती थी। 2 दिनों तक तो मैं बेहोशी की हालत में ही थी, मगर अब खुद उठकर बैठ लेती थी। डॉक्टर मैडम अभी कुछ दिन और अस्पताल में ही रहने को बोली थी, इसीलिए मैं अभी यहीं थी। यहाँ की डॉक्टर मैडम डॉक्टर नहीं, सच में भगवान का दूसरा रूप थी। शायद आज मैं डॉक्टर मैडम के कारण ही जिंदा थी। उन्हें ही मैं सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिली थी। मैं दूसरे के घरों में जा जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती हूँ। उस दिन मैं अपने एक साहब के यहाँ से उनके घर का काम ख़त्म करके दूसरे साहब के यहाँ जा रही थी कि रास्ते में ही मैं अचानक गिरकर बेहोश हो गई। 2 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस अस्पताल के बेड पर लेटे हुए पाया था। मेरे पूछने पर मेरे बगल वाले बेड की महिला मरीज ने ही बताया था कि डॉक्टर सुधा मैडम ने ही मुझे सड़क किनारे से बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ लाकर इस अस्पताल में भर्ती करवाया था। वो पेशे से डॉक्टर थीं ही, इसीलिए वही मेरा इलाज भी कर रही थीं। डॉक्टर सुधा मैडम अभी थीं तो 25 साल की ही, मगर वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी लगन से करती थीं। मैं अभी अस्पताल के बेड पर लेटी सोच में डूबी हुई ही थी कि तभी कमरे में एक नवजात बच्चे की किलकारी गूंज उठी। बच्चे की किलकारी सुनकर मेरा ध्यान उस ओर गया। पता नहीं क्यों उस बच्चे की किलकारी सुनकर मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ने लगी। जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर थी मैं, फिर भी उस बच्चे की किलकारी को सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह मेरा ही बच्चा हो और मेरे ही बगल में लेटा वह इस धरती पर अपने पहले कदम रखने की खुशी में अपनी मधुर आवाज़ से हमें खुशी दे रहा हो। अपने दिलो दिमाग में उठ रहे ममता की सुगंध एहसास के साथ बहकर मैं भी पता नहीं कैसे अपनी 26 साल पुरानी यादों के भंवर में डूबती चली गई। मैं झारखंड राज्य के एक ज़िले के एक छोटे से गांव बस्ती में रहती थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरे माता पिता किसी दिन अगर काम नहीं करते थे तो उस रात हमें भूखे पेट ही सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। 5 भाई बहनों में मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। फिर भी बड़े ही लाड़ प्यार से मेरे माता पिता ने मेरा नाम चंद्रवती रखा था। अशिक्षा और गरीबी के कारण मेरे माता पिता ने मेरी शादी 12 साल की उम्र में ही पास के ही एक गांव में कर दी थी। मेरा पति भी मेरे परिवार जैसा ही गरीब था। फिर भी वह जो कमाता था उसका अधिकतर पैसा दारू पीने में ही बर्बाद कर देता था। मैं जब कभी उसे पीने से मना करती तो वह उल्टे मुझे ही मारने लगता था। पीना और पीकर मारना उसका रोज़ का धंधा बन गया था। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई। मेरे पति को हर हाल में बेटा ही चाहिए था। आज तक उसके ख़ानदान में किसी औरत ने लड़की को जन्म नहीं दिया था। इसके लिए वह भी अब हमें रोज़ धमकी देने लगा था। बेटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर बेटी हुई तो उसे तुरंत जान से मार देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। डर के कारण मैं भी भगवान से बेटे के लिए ही दुआएं मांगने लगी थी, मगर हम गरीब की भगवान भी कहाँ सुनता है। मुझे बेटी ही हुई। मेरे पति को जब ये पता चला कि मेरे लड़की ने जन्म लिया है तो मेरे लाख रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी अपना कहा पूरा कर ही लेता है। उसने दारू पीकर पहले मुझे बहुत मारा पीटा, उसके बाद मेरे द्वारा जन्म दी हुई उस दूध मुँह बच्ची को भी मेरे ही सामने गला दबाकर मार डाला। मैं लाचार अभागन माँ कुछ ना कर सकी। कैसी हो चाची? मैं अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि किसी की आवाज़ सुनकर मेरी ध्यान फिर भंग हो गया। मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने जब आवाज़ की ओर देखा तो सामने डॉक्टर सुधा मैडम खड़ी थीं। चाची, तुम आज अभी तक सोई हो? क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना?
डॉक्टर सुधा मैडम को सामने देख मैं झट से उठ बैठी। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। बस मुझे घर जाने दो मैडम। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम घर जाते ही फिर से अपना बाई वाला काम शुरू कर दोगी और फिर तुम बीमार होकर सड़क किनारे गिर जाओगी। वो तो मैंने देख लिया था, नहीं तो तुम मर जाती। इसीलिए अभी कुछ दिन और अस्पताल में ही रहो। सच में तुम डॉक्टर नहीं भगवान हो मैडम। काश सभी डॉक्टर ऐसे ही होते। चाची, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं क्या? नहीं ना। फिर सभी इंसान बराबर या एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम काम भले बाई का करती हो मगर दिमाग बहुत चलता है तुम्हारा। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करके दवा खा लो। मैं तब तक और दूसरे मरीजों को देख कर आती हूँ, कहती हुई डॉक्टर सुधा मैडम उस कमरे से बाहर चली गई। सुधा मैडम इस सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर थीं। उसने 1 साल पहले ही डॉक्टर की नौकरी ज्वाइन की थी। पता नहीं क्यों आज चंद्रवती जाती हुई डॉक्टर सुधा को बिना पलक झपके देख रही थी। उसे देखकर उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि आज अगर उसकी बेटी भी जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती। चंद्रवती बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए बाहर की ओर चल देती है। चंद्रवती फ्रेश होकर नाश्ता करके बाहर से कमरे में अभी अपने बेड के पास आकर दवा ही खा रही थी कि सुधा वहाँ फिर आ जाती है। चाची, मुझे कुछ काम है, मैं अभी घर जा रही हूँ। तुम समय पर दवा खा लेना। मैंने नर्स को भी बोल दिया है, वो भी समय समय पर आकर तुमको देख लेगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर मैडम, मैं दवा समय पर खा लूँगी। वैसे उस मोटी नर्स को तो भेजना भी नहीं, वह बात बात पर बहुत गुस्सा करती है। ठीक है चाची, मैं दूसरे को बोल दे दूँगी। अब तुम खुश हो ना? डॉक्टर मैडम, पता नहीं क्यों आज तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। बस जाते जाते एक बार गले लग जाओ ना। बस इतनी सी बात। आओ, एक बार क्या कहोगी तो रोज़ गले लग जाऊंगी। कहती हुई सुधा चंद्रवती के पास आकर उसे गले लगा लेती है। चंद्रवती भी सुधा को कसकर बाहों में भर लेती है। चंद्रवती के गले में एक माला थी और उसमें एक लॉकेट लगा हुआ था। सुधा भी अपने गले में एक माला में लॉकेट पहने हुए थी। दोनों जब गले मिलते हैं तो दोनों का लॉकेट एक दूसरे में उलझकर फंस जाते हैं। सुधा जैसे ही चंद्रवती से गले लगने के बाद अलग होना चाहती है कि लॉकेट एक दूसरे में उलझे होने के कारण अलग नहीं हो पाते हैं। दोनों का ध्यान गले की ओर चला जाता है और जैसे ही दोनों की नज़र लॉकेट पर पड़ती है तो उसे देख दोनों आश्चर्यचकित रह जाती हैं, क्योंकि दोनों का लॉकेट हूबहू एक जैसा ही था। चाची, यह लॉकेट तुम कहाँ से लाईं? एकदम मेरे ही जैसा है। सुधा लॉकेट देखते ही पूछ बैठी। डॉक्टर मैडम, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। चंद्रवती लॉकेट को छुड़ाती हुई बोली। यह लॉकेट तो मैं जन्म से ही पहनी हुई हूँ। मुझे जिस माँ ने पाला था उसी ने बताया था कि यह लॉकेट मेरे गले में पहले से ही था। तो क्या तुम्हारी कोई और माँ थी? हाँ, मगर उसने मुझे जन्म देते ही फेंक दिया था। सुधा एक लंबी सांस लेते हुए बोली। चाची, जब कभी वो औरत मुझे मिलेगी ना तो उससे मैं यही ज़रूर पूछूंगी कि माँ, तूने ऐसा क्यों किया? सुधा की बातें सुनकर पता नहीं क्यों चंद्रवती के अंदर एक भूचाल उठने लगा था। तुमने अपनी माँ से कभी पूछा नहीं कि तुम उससे कहाँ मिली थी? मेरी माँ भी एक डॉक्टर थी। वह एक बार अपने एक रिश्तेदार से मिलने गई थी। वहीं से वापस अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक जगह पर देखा कि एक औरत दौड़ती हुई आई और अपने दूध मुँहे बच्चे को एक पुल के नीचे रखकर तेज़ी से दूसरी ओर भाग गई। माँ ने उसे बहुत आवाज़ भी दी मगर वह फिर भी अनसुना करके भाग गई। सुधा की बातें सुनकर चंद्रवती का कलेजा ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
जब उसने दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया था तो वह चाह कर भी अब आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके दिमाग ने जब कोई काम नहीं किया तो वह झट सुधा का लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखने लगी और देखते ही वह पहचान गई कि सुधा ही उसकी दूसरी बेटी है, जिसे उसने अपने पति के डर से पुल के नीचे छिपा दिया था। लॉकेट देखकर जब चंद्रवती ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया कि यही उसकी दूसरी बेटी है तो खुशी के मारे उसके बोल तो नहीं मगर आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। यह देख डॉक्टर सुधा भी हैरान हो गई। चाची, क्या हुआ? तुम इतनी रोने क्यों लगी? बेटी, तुम्हें पुल के नीचे रखकर भागने वाली वो अभागन दुखियारी माँ मैं ही थी। सुनते ही सुधा सन्न रह गई। उसके मुंह से भी अब आवाज़ निकलना बंद हो गया। माँ, तूने ऐसा क्यों किया? बहुत देर के बाद चंद्रवती सिर्फ इतना ही बोल पाई। बेटी, मैं लाचार और मजबूर थी। अगर ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे पिता तुम्हें भी तुम्हारी बड़ी बहन के जैसे ही जान से मार देते। कहते कहते चंद्रवती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इधर अपनी जन्म देने वाली माँ की हालत को देखकर सुधा को भी अब खूब रोने का मन करने लगा था, मगर वह अपनी भावनाओं पर काबू किए हुए थी। माँ, मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सुधा पहली बार अपनी माँ के हाथ को स्पर्श करके बोली और 25 साल बाद अपनी खोई हुई बेटी का स्पर्श पाकर चंद्रवती का रोम रोम सिहर उठा और वह भाव विभोर हो उठी। चंद्रवती एक बार फिर से अपने पुराने दिनों को याद करके उसे अपनी बेटी को बताते बताते उसमें ही खोती चली गई। बेटी, तुम्हारे पिता ने बेटा पाने की जिद में तुम्हारी बड़ी बहन को तो जान से मार ही दिया था। जब 1 साल बाद वो फिर से गर्भवती हुई तो फिर से तुम्हारे पिता बेटे के लिए मुझे धमकी देने लगे। मैंने भी मन ही मन भगवान से इस बार फिर बहुत प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बार देना तो सिर्फ बेटा ही देना, नहीं तो बेटी देना तो उसे तुम ही जान से मार देना। मगर भगवान ने तो हम गरीबों की ना सुनने की कसम खा ली थी, इसलिए इस बार भी बेटी ही हुई और वो तुम ही थी। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तो उस समय तुम्हारे पिता पास में ही दारू पीकर बेसुध पड़े थे। मैं इस बार अपने अंदर की ममता को नहीं रोक पाई और जन्म देते ही तुम्हें बचाने के लिए अपनी गोद में लेकर उस घर को सदा के लिए छोड़कर उसी अवस्था में भाग खड़ी हुई। मगर मेरा दुर्भाग्य पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। मुझे घर से निकलते ही तुम्हारे पिता भी होश में आ गए और लाठी लेकर हम दोनों को जान से मारने के लिए पीछा करने लगे। तभी मैं तुम्हें बचाने के लिए सड़क किनारे पुल के नीचे छिप गई, ताकि बाद में मैं तुम्हारे पिता से बचकर तुम्हें वहाँ से ले जाती। मगर जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आई तो तुम वहाँ नहीं थी। शायद तुम्हें तुम्हारी पालने वाली माँ लेकर जा चुकी थी। मैंने उसी समय यह लॉकेट जो मेरे गले में था तुझे पहना दिया था और बाद में मैंने वैसा ही अपने लिए एक दूसरा लॉकेट बनवा लिया था। बात ख़त्म करने के बाद चंद्रवती एक लंबी सांस लेने के बाद चुपचाप सुधा के चेहरे की ओर ही देखने लगी। माँ, आज भी कुछ लोगों को बेटी होने से कितनी नफ़रत है। एक तरफ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं तो दूसरी तरफ लोग अभी भी घर में बेटी को अपशकुन और बोझ समझकर उसे जन्म के साथ ही फेंक देते हैं या जान से मार देते हैं। उसके बाद ही मैंने तुम्हारे पिता को सदा के लिए छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया मगर तुम कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैं यहाँ आकर दूसरों के घरों में बाई का काम करने लगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। अब तुम दूसरों के घरों में का कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। अब हम दोनों मिलकर समाज को बताएंगे कि आज बेटी बोझ नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी होती है। कहती हुई सुधा चंद्रवती को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर प्यार करने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।